अगर आप किसी से भी जाके ये पूछते हो ना कि लॉ में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, आई एम प्रिटी श्योर 70% लोग आपको एक ही चीज का रिप्लाई देंगे। लोग आपको बोलेंगे कॉर्पोरेट लॉ। नाउ, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि कॉर्पोरेट लॉ में भी बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। कॉर्पोरेट लॉयर कोई एक कैटेगरी नहीं है। कॉर्पोरेट लॉयर में भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे आप स्पेशलाइज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आईपी लॉयर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स एंड एक्विजिशन लॉयर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। So today's video is going to be about top 5 highest paying careers as a corporate lawyer in India. नाउ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो भी टॉप 5 मैं निकाली हूँ ये मैंने मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से निकाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें से कोई एक करियर को परस्यू करते हो तो आपको डेफिनेटली हाईएस्ट पेइंग मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ डिटरमाइन करती है आपका पे, वो आपकी स्किल्स हैं, आपका कॉलेज है और आप कितनी जल्दी कोई वर्क प्लेस को अडेप्ट करते हो वो है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 5 पे है टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी एंड आईपी लॉयर। अब ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि एआई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एक बात समझो, आज की डेट में जो भी कंपनी बन रही है 50 to 60% of them at least are technology oriented. Well, let's say एक फिनटेक कंपनी बन रही है आज। एक फिनटेक कंपनी जब बनेगी तो उनको बहुत सारी चीज़ों में लॉयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कि वो कौन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो ऐप कैसा बना सकते हैं, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस वो यूज़र्स से एक्सेप्ट करवा सकते हैं, अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र्स से तो वो कौन से डेटा को यूज़ कर सकते हैं, अगर वो कोई ब्रांड नेम रख रहे हैं तो क्या वो ब्रांड नेम उनको रखना अलाउड है कि नहीं, क्या वो कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली रख रहे हैं तो वो पेटेंट करा सकते हैं कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज का आंसर उस पर्सन को चाहिए होगा जो ये कंपनी बना रहा है। नाउ, ये सारी चीजों के केस में उनको एक लॉयर लगता है। अब एक लॉयर उनको हेल्प कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में, ठीक है। एक लॉयर उनको हेल्प कर सकता है आईपी के मैटर पे, फॉर एग्जांपल कौन सी ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज को वो पेटेंट करा सकते हैं। एक लॉयर उनको हेल्प कर सकता है डेटा प्राइवेसी के बारे में बताने में, यानी कि अगर वो यूजर से कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन से डेटा को वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक लॉयर उनको हेल्प कर सकता है सारे के सारे मेजर्स अपनाने में ताकि उन वो जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कहीं पे भी मिसयूज ना हो। सो ये सारी चीज़ों के लिए एक डेटा प्राइवेसी और एक एआई लॉयर की करेंटली बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो टॉप 5th करियर इज data privacy, technology and IP lawyer. Now, you can become 3 of them in one because IP lawyer is a specialization. आप उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्राइवेसी को भी एक स्पेशलाइजेशन रख के एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव स्किल सेट डेवलप कर सकते हो। सो द टॉप 5th करियर इज डेटा प्राइवेसी एंड IP लॉयर। टॉप 4th इज कमर्शियल आर्बिट्रेशन। नाउ, एक चीज तो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि यार लिटिगेशन में पैसा नहीं है। वेल, आई विल से ट्रेडिशनल लिटिगेशन में ऑफ कोर्स कंपटीशन ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप स्पेशलाइज कर सकते हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनफैक्ट दिस इज द टॉप 4th हाईएस्ट पेइंग करियर एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, दैट इज कमर्शियल आर्बिट्रेशन। जिनको आर्बिट्रेशन का मतलब नहीं पता है, आर्बिट्रेशन इज बेसिकली आप कोर्ट में नहीं, कोर्ट के आउटसाइड एक मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ, जब भी कोई कमर्शियल कंपनी होती है ना, जैसे कोई कंपनी है जिसकी नेट वर्थ ही 1000 करोड़ के ऊपर है, वो अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कोई सिमिलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, मे बी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, लेट्स से एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो एक दूसरे रियल एस्टेट की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती है। इस केस में दे वुड हार्डली वांट कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो हाई कोर्ट जाए या वो कोई सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसे में ये दोनों कंपनीज डिसाइड करती हैं कि ये लोग आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। अब ये जो आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट है उसके लिए ये दोनों कंपनीज को एक एक लॉयर लगेगा और वो जो लॉयर होता है दैट इज अ कमर्शियल आर्बिट्रेशन लॉयर। नाउ, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत हाई स्टेक्स कॉन्ट्रैक्ट पे डील कर रहे होते हैं, जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए लॉयर की जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में, इसलिए लॉयर की जरूरत होती है एक एक क्लॉज रीड करने में, इसलिए लॉयर की जरूरत होती है तब यदि कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है
और इन्हें लग रहा है कि अब हमें आर्बिट्रेशन के मेथड से ये ब्रीच को डील करना पड़ेगा। दोनों कंपनीज में अगर कोई डिस्प्यूट आ चुका है तो वहां पे एग्जैक्टली ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन लॉयर काम आता है। नाउ वन थिंग इज कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन लॉयर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हाई पेइंग है, बट यहाँ पे कोई सैलरी स्केल नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक लिटिगेशन, जहाँ पे आपके स्किल्स डिटरमाइन करेंगे कि आपको कितना पे मिल रहा है। बट अगर आपका क्लाइंटेल यहाँ पे अच्छा हो गया, so this is definitely one of the highest paying career as a corporate law. Top third highest paying career is a capital market lawyer. अगर मैं कैपिटल मार्केट लॉयर को बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो कैपिटल मार्केट सिंपली एक जगह है जहां पे एक कंपनी नॉर्मल बैंक में पैसे लेने की बजाय या नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे लेने की बजाय वो सीधा पब्लिक के पास जाती है टू रेज फंड। नाउ इस केस में जब कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर रही होती है, उसको अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना पड़ता है और पब्लिक को देना पड़ता है। अब ये सारे प्रोसेस को करने के लिए कंपनी को पहले अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करेगी यानी अपने आप को लिस्ट करेगी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में, वहां पे उनको बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस और बहुत सारे चेक्स क्लियर करने पड़ेंगे। यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके सही है कि नहीं, सारे उनके ड्यू डिलिजेंस है कि नहीं, कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें जो करता है वो एक कैपिटल मार्केट लॉयर है। with upcoming so many companies that want to get registered into stock market exchange, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा पेइंग करियर है। स्पेसिफिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या फिर आप उसके टेक्निकल टर्म्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हो, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो दिस कैन बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर्स फॉर यू। The top second highest paying career is a banking and finance lawyer. Now, जैसे कैपिटल मार्केट में आप पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो, एक बैंकिंग और फाइनेंस लॉयर का काम होता है कंपनी को बैंक के थ्रू लोन दिलवाना। यहाँ पे आप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से बैंक से ही लोन लेने जा रहे हो, बट कभी कभार आपके स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। लेट्स से आप एक 1000 करोड़ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, इस केस में आपको बैंक से लोन लेना है एंड बैंक आपको इतनी आसानी से लोन नहीं देगी। बैंक ऑफ कोर्स समझेगी कि पहले आपको पैसे क्यों चाहिए, आप कौन सी चीज को मॉर्गेज करा सकते हो, आपके असेट कितने वैल्यूएबल हैं कि उस हिसाब से आपको वो लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और क्या आपके ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है, क्या आपके ऊपर पहले कोई रेवेन्यू फ्रॉड का कोई एक्यूजेशन तो नहीं है, क्या कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है। ये सारे प्रोसेस के क्लियरेंस के लिए और बैंक के साथ आपकी ये चीज को मीडिएट करके आपको फंड्स दिलाने में हेल्प करता है एक बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉयर। द लास्ट इज बिकमिंग अ मर्जर एंड एक्विजिशन लॉयर। मर्जर और एक्विजिशन को बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मर्जर सिंपली मीन्स कि ए कंपनी और बी कंपनी अब मर्ज होके एक ही कंपनी बन रहे हैं, और एक्विजिशन का मतलब है कि ए कंपनी बी कंपनी को खरीद रहा है। सो नाउ मर्जर और एक्विजिशन लॉयर का यहाँ पे काम होता है कि जो भी कंपनी को हम खरीद रहे हैं या जिस भी कंपनी के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे कोई ड्यू डिलिजेंस तो बाकी नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयज कितने हैं, उनकी कोई पेंडिंग लाइबिलिटी तो नहीं है, हम एग्जैक्टली कौन सा पार्ट ऑफ कंपनी खरीद रहे हैं, हम पार्टली कंपनी को खरीद रहे हैं या हम फुल्ली कंपनी को खरीद रहे हैं, और इस चीज़ों को लेके नेगोशिएट करना और पूरे लॉस को सही से पढ़ना और सारे एसोसिएटेड रिस्क को अपने क्लाइंट को बताना, ये पूरा काम होता है एक M&A लॉयर का। नाउ एक स्पेसिफिक स्किल अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा करियर है आपके लिए। अगर पहले तो आप बहुत अच्छे हो कंपनी के पूरे लॉस पे, और दूसरा अगर आप नेगोशिएशन में बहुत अच्छे हो, सो M&A करियर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड हाईएस्ट पेइंग लॉ करियर करेंटली। नाउ आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको इन सारे करियर्स में से किसी भी करियर की और ज़्यादा जानकारी चाहिए, सो प्लीज़ कॉमेंट डिटेल and I will get back to you. Till then, stay tuned. Thank you and bye bye.